पिछले लेक्चर में हमने देखा नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स एज जनरल गोल्स। तो अब हम यहाँ पे इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे कुछ केस स्टडीज़, जिसमें हम ये देखेंगे कि इस केस स्टडी को देखते हुए हम आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे कि इस सिस्टम से रिलेटेड जो है वो कौन सी नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स ऐसी होंगी कि जिन पे हमें फोकस करके एक आर्किटेक्चर के अंदर हमें इसको इम्पोज करना है, जिसको देखते हुए हम जो है वो आर्किटेक्चर को बिल्ड करें। तो यहाँ पे हम जो है वो केस स्टडी डिस्कस करते हैं। तो अगर आप चाहें तो पॉज करके ख़ुद से केस स्टडीज़ भी पढ़ सकते हैं। तो ये केस स्टडीज़ जो है हम पूरी पढ़ने के बाद फिर हम आइडेंटिफाई करेंगे कि इसमें कौन सी नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स पे हमें ज़्यादा फोकस करना है। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है यहाँ पे कहा जा रहा है कि हमारे पास ये जो पेशेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है, इसका जो मकसद है वो ये है कि जितने भी मेंटल हेल्थ केयर से रिलेटेड जितने भी पेशेंट्स हैं, उनका जो डाटा है वो मेंटेन किया जा सके। अब इस डाटा से रिलेटेड ये भी बताया जा रहा है कि मेंटल हेल्थ पेशेंट ये कुछ इस तरह के पेशेंट्स होते हैं जिनको डेडिकेटेड हॉस्पिटल ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती, तो वो किसी करीब के स्पेशलिस्ट क्लिनिक के पास जाके रेगुलरली वहाँ पे भी अपना प्रॉब्लम जो है वो हल कर सकते हैं या फिर डॉक्टर से कोई मज़ीद राय वगैरह ले सकते हैं। तो इस चीज़ को आसान करने के लिए जो है ये तमाम चीज़ें जो है जो चीज़ें वहाँ पे होती हैं, तो वो लोकल मेडिकल प्रैक्टिसेस और कम्युनिटी सेंटर्स में भी ये तमाम चीज़ें जो है वो क्लिनिक्स जो हैं ये रन किए जा रहे हैं। तो यहाँ पे मज़ीद आगे बताया जा रहा है कि जो मेंट केयर सिस्टम है, तो ये इंफॉर्मेशन सिस्टम का जो मकसद है वो क्या है कि ये जो सिस्टम है ये क्लिनिक्स में जो है वो इस्तेमाल किया जा सके, जहाँ पे एक सेंट्रलाइज डेटाबेस के तहत तमाम पेशेंट्स की जो इन्फॉर्मेशन है वो एक डेजिग्नेटेड पीसी पे जो है एक जगह पे जो है वो तमाम जो सेंट्रलाइज डेटाबेस में तमाम रिकॉर्ड जो है वो सेव होता रहे। तो अब यहाँ पे एक और मज़ीद चीज़ कही जा रही है कि कभी इंटरनेट कनेक्टिविटी की इशू की वजह से हो सकता है कि वो डाटा बर वक्त ना मिल सके, तो इसलिए अगर ये ऑप्शन भी है कि वहाँ पे ऑफलाइन मोड पे आप जो है वो जब ऑनलाइन हो तो आप उस कुछ डाटा को आप अपने पास जो है वो डाउनलोड करके रख लें और उसकी लोकल कॉपीज़ अपने पेशेंट रिकॉर्ड्स की जो है वो आप बना लें, ताकि जब आप डिस्कनेक्ट हों तब आप वो लोकल कॉपीज़ से जो है वो पेशेंट की डिटेल्स देख सकें। तो अब यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे जितने भी सर्विस मैनेजर्स हैं, ठीक है, तो यहाँ पे कुछ ये जो भी मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है, तो इसको हमें देखना होगा कि कुछ एक्सटर्नल रिक्वायरमेंट्स भी हैं कि जिसके अंदर हमें देखना होगा कि गवर्नमेंट के क्या टारगेट्स हैं और गवर्नमेंट के से रिलेटेड जो है गवर्नमेंट से रिलेटेड जो है इसके अंदर क्या बाउंडिंग्स हैं, क्योंकि जो पेशेंट्स का जो डाटा है वो जो है वो ब्रीच नहीं करना चाहिए और जो भी कोई सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स जो है वो हो सकती हैं। तो ये कुछ अगर हम देखें तो यहाँ पे हमें जो है इस डायग्राम से चीज़ें क्लियर हो रही हैं कि हमारे पास जो है मेंट केयर क्लाइंट्स जो हैं वो आपके एक नेटवर्क के थ्रू जो है वो तमाम चीज़ें हमारे पास जो है वो पेशेंट का जो डेटाबेस है वो सारी चीज़ें जो है वो मैनेज ईजिली हो रही हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इसके जो की फ़ीचर्स हैं वो क्या हैं, इंडिविजुअल केयर मैनेजमेंट, कि आपके पास जितने भी क्लिनिशियंस हैं, ठीक है, वो रिकॉर्ड जो है पेशेंट का रिकॉर्ड जो है वो क्रिएट कर सकें, एडिट कर सकें, व्यू कर सकें और तमाम चीज़ें, ये एक बेसिक फ़ीचर है। दैन पेशेंट मॉनिटरिंग का है कि जो सिस्टम है वो मॉनिटर कर सके कि कौन कौन से पेशेंट्स हैं ट्रीटमेंट में इन्वॉल्व हैं और कि अगर कोई जो है वो उसके अंदर मज़ीद कोई प्रॉब्लम हमें दिख रही है पेशेंट के अंदर, तो उस पेशेंट को जो है वो मॉनिटर किया जा सके, उसके हिसाब से जो है वो डाटा को अपडेट किया जा सके। एंड देन एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्टिंग है कि हमारे पास जो है मंथली जो है वो मैनेजमेंट रिपोर्ट को जो है वो उसके लिए जो है वो रिपोर्टिंग का भी फीचर है कि आपके पास जो है वो तमाम पेशेंट्स से रिलेटेड कि कितने नंबर ऑफ़ पेशेंट्स जो है वो दाखिल हुए और कितनों ने जो है वो हेल्थ केयर सिस्टम से जो है होकर गए। तो ये तमाम चीज़ें जो है वो ज़रूरी हैं और कौन कौन सी जो है वो उनको जो है वो मेडिसिन दी गई और उनकी क्या कॉस्ट उनसे ली गई, तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्टिंग भी हो रही है। तो यहाँ पे 3 किस्म की चीज़ें हैं, इंडिविजुअल केयर मैनेजमेंट है और उसके अलावा पेशेंट मॉनिटरिंग है और उसके अलावा एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्टिंग है। देन अगर हम देखें तो यहाँ पे जो सेक्रेटरी जहाँ पे खुद से कंसर्न्स के बारे में भी बताया गया है कि यहाँ पे जो अगर हम देखें तो प्राइवेसी कंसर्न क्या है, प्राइवेसी कंसर्न यहाँ पे ये है कि इट इज़ एसेंशियल दैट पेशेंट इन्फॉर्मेशन इज़ कॉन्फिडेंशियल, कि वो कॉन्फिडेंशियल हो, ठीक है, और वो जैसे कि हमने डिस्कस किया है कि जो है वो किसी भी पेशेंट की जो भी डिटेल्स है जो हॉस्पिटल के अंदर जो भी है, तो उसके अंदर जो भी उसका डाटा है वो लीक नहीं होना चाहिए कि एक कोई भी
इंडिविजुअल है, सिर्फ उसके जो डाटा है वो जो है वो डॉक्टर्स को अवेलेबल होना चाहिए। तो प्राइवेसी का जो है वो एक गोल जो है वो बताया गया। देन उसके अलावा जो सेफ्टी रिक्वायरमेंट है, सेफ्टी रिक्वायरमेंट से रिलेटेड हम देखें तो सेफ्टी रिक्वायरमेंट इन अ सेंस कि अगर आपके पास कहीं पे आपने रिकॉर्ड सही तरीके से मेंटेन नहीं हुआ और कोई हो सकता है कि किसी मेंटल जो पेशेंट है उसकी जो प्रॉब्लम है वो कुछ ज़्यादा सीवियर हो चुकी थी और हो सकता है कि वो खुद सुसाइडल अटेम्प्ट कर सकता है या फिर मज़ीद किसी और दूसरे को नुकसान पहुंचा सकता है। तो अब आप मज़ीद अगर हम सोचें तो आपको क्या लगता है कि इसमें एक तो हमने देखा कि प्राइवेसी का एक फैक्टर है, ठीक है, प्राइवेसी नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट है, उसके अलावा सेफ्टी जो एक नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट है जिस पे हमें थोड़ा सा नज़रसानी करनी है। इसके अलावा जो है और क्या क्या नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स हो सकते हैं। आई होप कि आपने कुछ मज़ीद नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स जो है वो नोट जो है कोई ना कोई आपने आइडेंटिफाई किए होंगे। तो आपकी नज़र में जो भी नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स आप मज़ीद समझते हैं कि इस केस स्टडी के हवाले से कुछ नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स हो सकती हैं तो वो आप कमेंट्स में जो है वो बता सकते हैं। तो अगर हम देखें तो अगर हम देखें तो प्राइवेसी रिक्वायरमेंट और सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स तो ये दो रिक्वायरमेंट्स हैं जिसके ऊपर हमें फोकस करना है। इसके अलावा अगर हम देखें तो इसमें बहुत हद तक जो है वो यूजिबिलिटी रिक्वायरमेंट भी इसमें फ़िट हो सकती है कि वो उसकी इतना ईज़ ऑफ एक्सेस हो कि वो तमाम जो है वो हॉस्पिटल्स में उसको ईज़िली जो है समझा जा सके। और कुछ हद तक इसके अंदर जो अगर हम देखें तो जो मेजर हैं वो तो सिक्योरिटी और प्राइवेसी, वो तो सेफ्टी है, प्राइवेसी है, और उसके अलावा सिक्योरिटी के इन एसेंस हम कह रहे हैं कि जो ऑथराइज यूज़र्स हैं वही जो है वो पेशेंट की डिटेल्स देख सकें और कोई और जो है वो ना देख सके। तो यहाँ पे एक रिक्वायरमेंट इस तरह की भी है कि हमारे पास जो जिसकी इनके प्राइवेसी रिक्वायरमेंट है, तो इसी के साथ साथ हम ये भी देखें कि हमारे पास एक सिक्योरिटी का भी इसके अंदर एलिमेंट शामिल हो सकता है कि सिर्फ ऑथराइज लोग ही जो है उस चीज़ को एक्सेस कर सकें। अगर रिसेप्शनिस्ट और जो अदर मैनेजमेंट है अगर वो उस चीज़ को एक्सेस करेगी तो वहाँ से जो है वो डाटा जो है वो मिसयूज़ हो सकता है। तो वहाँ पे इस तरह से अगर हम देखें तो जो है वो प्राइवेसी जो है वो लीक हो सकती है। उसके अलावा साथ ही साथ जो एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर है वो है डाटा इंटेग्रिटी का, कि आपके पास जो डाटा है, डाटा की जो इंटेग्रिटी है वो भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है। दूसरा अगर आपने मज़ीद इसमें नोटिस किया हो तो यहाँ पे जो रिक्वायरमेंट हमें हम देख रहे हैं कि जो नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स यहाँ पे जो कि मेजरली हमें रिक्वायर्ड हैं वो है प्राइवेसी रिक्वायरमेंट और सेफ्टी रिक्वायरमेंट। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो केस स्टडी के हिसाब से एक और चीज़ हम यहाँ पे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि यहाँ पे ये कहा गया है कि आपके पास अगर आप नेटवर्क पे तमाम जो अगर आप नेटवर्क पे मौजूद हैं तो आप पेशेंट की डिटेल्स उसी वक्त देख सकते हैं। अदरवाइज़ आप चाहें तो उनकी जो डाटा है वो अपने पास डाउनलोड करके भी रख सकते हैं। तो अगर वहाँ पे डाटा को डाउनलोड करके रखने की रिक्वायरमेंट है तो वहाँ पे अगर हम देखें तो कुछ हद तक ये कॉन्फ्लिक्ट कर रही है प्राइवेसी रिक्वायरमेंट के साथ। तो क्योंकि अगर पेशेंट की इंफॉर्मेशन जो है वो कॉन्फिडेंशियल है और वो किसी को भी डिस्क्लोज़ नहीं होनी चाहिए, ठीक है, तो यहाँ पे बाकायदा मेंशन है कि इट इज़ नेवर डिस्क्लोज टू एनीवन अपार्ट फ्रॉम ऑथराइज मेडिकल स्टाफ एंड द पेशेंट देमसेल्फ। तो इस ऑथराइज के हिसाब से हमने कहा कि सिक्योरिटी भी एक और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट हमें दिख रही है। तो मज़ीद हम देखें तो ये जो प्राइवेसी रिक्वायरमेंट है ये ब्रीच हो सकती है उस रिक्वायरमेंट से कि आपका जो है वो ऑफलाइन मोड में देखने के लिए हम जो है उसको डाटा को डाउनलोड करें। तो अब यहाँ पे अगर हम देखें तो इधर एक हमारा जो है रिक्वायरमेंट इंजीनियर का एक रोल आ सकता है कि वो इस पर जो है वो तमाम स्टेक होल्डर से नेगोशिएट करे कि अगर आपके पास ये रिक्वायरमेंट्स हैं, ये दो रिक्वायरमेंट्स हैं, तो कहीं ना कहीं आपको ट्रेड ऑफ करना पड़ेगा कि अगर आप कहते हैं कि आपको ऑफलाइन मोड में डाटा चाहिए जिसको आप इजीली डाउनलोड करके अपने पास रख सकें सेव करके, तो वहाँ फिर प्राइवेसी रिक्वायरमेंट जो है वो ख़तरे में आ सकती है। तो या तो आप प्राइवेसी रिक्वायरमेंट में थोड़ा सा कमी बेशी कर लें या फिर आप जो है ऑफलाइन मोड पे जो है वो डाटा को जैसे कि आप डाउनलोड करके रखने वाली फैसिलिटी जो है उसको हम ख़त्म कर दें। तो इस तरह से कोई ना कोई जो है वो ट्रेड ऑफ किया जा सकता है। मज़ीद हमारे पास एक केस स्टडी है इंसुलिन पंप कंट्रोल सिस्टम। तो यहाँ पे पहले तो हम एक सिनेरियो को देखते हैं कि सिनेरियो क्या है, सिस्टम क्या है, फिर उस हिसाब से हम देखेंगे कि इसमें कौन कौन सी नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो हमें मीट करनी पड़ सकती है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये जो इसका जो बेसिक पर्पज़ है, तो बेसिक पर्पज़ हमारे पास जो है वो एक इस तरह का मेडिकल सिस्टम बनाने की कोशिश है कि जिसके अंदर जो पैनक्रियाज का जो फंक्शन है वो जो है वो सिमुलेट किया जा सके। तो इस इंसुलिन पंप कंट्रोलर सिस्टम के अंदर जो सॉफ्टवेयर होगा वो एक किस्म का एम्बेडेड सिस्टम होगा
जो कि जो पेशेंट है उसकी बॉडी में जो है वो जो बॉडी में लगाया जाएगा, और उससे जो है उसमें जो है एक सेंसर होगा, उस सेंसर से जो है वो तमाम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके पंप को दी जाएगी, और वो जो पंप है एक कंट्रोल्ड मैनर में जो है वो इंसुलिन जो है वो यूज़र को पहुंचाएगा। तो ये एक जो है वो सिनेरियो है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो जो लोग डायबिटीज़, अब इसको हम थोड़ा सा समझें कि ये मैनुअली या अगर हम इस सिस्टम के अलावा अगर हम देखें तो क्या किस तरीके से होता है कि जो लोग डायबिटीज़ से के मरीज़ होते हैं, तो उन डायबिटीज़ के मरीज़ के लिए ये एक कॉमन कंडीशन है जिसके अंदर उनके पैंक्रियाज जो हैं वो एक किस्म का हार्मोन जो है वो एक काफ़ी मकदार में, जितनी मकदार में चाहिए उतनी मकदार में नहीं बना पा रहा होता। तो जो हार्मोन की हम बात करें वो इंसुलिन है। तो इंसुलिन जो है वो सही मकदार में एक डायबिटीज़ के पेशेंट का ह्यूमन पैंक्रियाज जो है वो सही से नहीं बना रहा होता। तो इसके अंदर अगर हम देखें तो इंसुलिन का जो काम है वो क्या है, वो ग्लूकोज को मेटाबोलाइज करना है ब्लड के अंदर। तो अब यहाँ पे अगर हम देखें तो जो कन्वेंशनल ट्रीटमेंट है डायबिटीज़ की, उसमें शामिल है कि हम वो जो पेशेंट है वो रेगुलर जो है वो इंजेक्शन लगवाए इंसुलिन के, और साथ ही साथ जो डायबिटिक पेशेंट है वो अपने जो शुगर लेवल है उसको पीरियडिकली जो है वो किसी एक्सटर्नल मीटर से चेक करता रहे, और फिर उसके हिसाब से जो है वो एस्टिमेटेड डोज जो है वो इंसुलिन की लेता रहे। तो यहाँ पे अगर जो हम प्रॉब्लम देख रहे हैं वो प्रॉब्लम क्या है कि अगर वो जो मकदार उसको लेनी है उसके हिसाब से उसका जो ग्लूकोज लेवल है वो जो है वो अगर हम देखें तो एक तो ये कि वो मीटर से बार बार चेक करना, तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम है। दूसरा, क्योंकि हमारे पास जो ग्लूकोज का लेवल है, एक तो ये कि उसकी बॉडी कितना इंसुलिन जो है वो क्रिएट कर रही है, दूसरा ये कि इस पर भी उसका ग्लूकोज लेवल जो है वो डिपेंड करता है कि लास्ट इंसुलिन उसने कब ली थी। तो इन सब चीज़ों का ट्रैक रखना जो है काफ़ी मुश्किल है। तो यहाँ पे अगर हम देखें कि अगर यहाँ पे रेगुलर चेकिंग ना की जाए और अगर लो लेवल हो जाए ब्लड ग्लूकोज का, तो इसका मतलब ये है कि आपने बहुत ज़्यादा इंसुलिन या तो दे दी है, या फिर अगर हाई लेवल हो जाए ब्लड शुगर का तो इसका मतलब आपने बहुत कम इंसुलिन दे दी है। तो यहाँ पे अगर आपका लो ब्लड ग्लूकोज हो जाता है तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि कुछ हद तक जो है एक सीरियस कंडीशन हो सकती है, जो इट मे कॉज लेट्स से टेम्पररी ब्रेन मेल फंक्शनिंग, कि आपका जो है टेम्पररी जो है वो ब्रेन मेल फंक्शनिंग हो जाए, या फिर आपका जो है वो आप अनकॉन्शियस हो जाएं, और या तो इसमें बहुत हद तक अगर हम देखें तो एक सीवियर कंडीशन में जो है वो डेथ भी हो सकती है। इसके अलावा हमारे पास मज़ीद अगर हम देखें तो अगर आपका जो इंसुलिन लेवल है वो हाई हो जाए तो उसमें आपका जो है वो ब्लड ग्लूकोज का जो है हाई लेवल होने की वजह से आपका कोई भी ऑर्गन जो है वो डैमेज हो सकता है, आँख डैमेज हो सकती है, किडनी डैमेज हो सकती है, या फिर आपका जो है कोई हार्ट प्रॉब्लम जो है वो हो सकता है। तो यहाँ पे जो मकसद है तो इस तरह का सिस्टम बनाने का है कि एक ऐसा ऑटोमेटेड इंसुलिन डिलीवरी सिस्टम हो कि जिसके अंदर तमाम जो ब्लड शुगर लेवल है वो सिस्टम जो है ख़ुद से मॉनिटर कर रहा हो अप्रोप्रिएटली, और उसी के तहत जो है वो बाकायदा जो है उसको ब्लड शुगर को लेवल को हर वक्त मॉनिटर करते हुए वो अप्रोप्रिएट डोज जो है वो इंसुलिन की वो जब जब ज़रूरत है उसको देता रहे एक नीडल की मदद से। तो यहाँ पे अगर हम देखें कि अगर ये जो सिस्टम है हमारे पास, एक किसी इंसान में जो है वो एक माइक्रो सेंसर जो है वो एम्बेडेड जो है वो सिस्टम जो है वो एक पेशेंट के अंदर जो है वो लगाया जाएगा। तो जैसे कि हमने देखा कि ये जो सेंसर है वो क्या कर रहा होगा, ये उसके ब्लड के पैरामीटर्स को जो है वो मेजर कर रहा होगा, और उसके हिसाब से वो देख रहा होगा शुगर लेवल वगैरह को, तमाम चीज़ों को। जैसे कि हमने देखा कि वो पंप कंट्रोलर को जो है वो फिर रिक्वेस्ट सेंड होगी और वो नीडल की मदद से जो है वो मज़ीद जो है उसको इंसुलिन मिल जाएगी। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इसकी अगर हम मज़ीद डिटेल में अगर हम थोड़ा सा जाएँ तो इसके अंदर जो ब्लड जो सेंसर है वो किस तरीके से जो है वो मेजर कर रहा होगा, वो दरअसल जो है वो इलेक्ट्रिकल जो कंडक्टिविटी है ब्लड की उसको जो है वो मेजर कर रहा होगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो जो भी जो इंसुलिन पंप की अगर हम बात करें तो इंसुलिन पंप जो है वो 1 यूनिट इंसुलिन की जो है वो देगा इन रिस्पांस के, अगर आपके पास एक सिंगल पल्स जो है वो कंट्रोलर में जो है वो जनरेट होती है।
तो इस तरीके से आपके पास तकरीबन 10 यूनिट इंसुलिन के जो है वो दिए जाएंगे जब कंट्रोलर जो है वो 10 पल्सेस जो है वो पंप करेगा। तो इस तरीके से हमारे पास एक पूरा प्रोसेस चलेगा। तो अगर किसी के जानने वाले में अगर कोई डायबिटिक पेशेंट है और किसी को इस तरह की कोई मशीन किसी की लगी हुई है तो वो बेहतर तरीके से इस चीज़ को समझता होगा। तो यहाँ पे खैर अगर हम यहाँ पे मज़ीद अगर इस सिस्टम की को समझने के लिए हम इसकी एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देखें तो यहाँ पे हमें तमाम चीज़ें पता लग रही हैं कि हमारे पास जो है वो सेंसर है, कंट्रोलर है, अलार्म है और उसके साथ हमें जो है वो डिस्प्ले में जो है वो सारी मॉनिटरिंग हम खुद देख भी सकते हैं। दूसरा जो कंट्रोलर है वो जो है वो मज़ीद जो है वो पंप करने का जो है वो काम करेगा। तो ये तमाम चीज़ें हमने देखा कि साथ में जो है वो पावर सप्लाई भी है, तमाम चीज़ें हैं। तो ये यहाँ पे अगर हम देखें तो एक ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग के बाद हम इसकी अगर हम हाई लेवल रिक्वायरमेंट्स के ऊपर जाएं तो हाई लेवल रिक्वायरमेंट्स इसकी कुछ क्या हो सकती हैं कि सिस्टम की अवेलेबिलिटी टाइम बहुत ज़्यादा मैटर करता है, ठीक है। क्योंकि हमने देखा कि इसको अगर मॉनिटर सही नहीं किया जाएगा तो लो ब्लड शुगर लेवल या हाई ब्लड शुगर लेवल की वजह से कोई भी जो है ख़तरा, बड़ा ख़तरा जो है लायक हो सकता है। तो इसीलिए हमारे पास पहली रिक्वायरमेंट क्या होगी, द सिस्टम शैल बी अवेलेबल टू डिलीवर इंसुलिन व्हेन रिक्वायर्ड। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि एक हमारे पास नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स कौन सी हो गई, अवेलेबिलिटी, कि हमारे पास जो है वो अवेलेबिलिटी जो है वो उसकी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। अवेलेबिलिटी अगर आपको याद हो तो हमने कहा था अवेलेबिलिटी या फिर अगर एक सिस्टम की अनअवेलेबिलिटी के क्या चांसेस हैं, तो वहाँ पे कुछ हद तक हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो रिलायबिलिटी है वो भी यहाँ पे एक बहुत बड़ा कंसर्न है कि यहाँ पे अगर खुदा ना खास्ता सिस्टम जो है वो रिलायबल नहीं है, उसका कोई भी फेलियर के चांसेस हैं या फिर उसकी अनअवेलेबिलिटी के चांसेस हैं, तो वहाँ पे किसी शख्स की जो है वो जान भी जा सकती है। तो यहाँ पे हमने देखा कि जो रिलायबली जो है वो उसको जो है वो तमाम चीज़ें इंसुलिन जो है पहुँचनी चाहिए। तो मज़ीद हम कह सकते हैं द सिस्टम शैल परफॉर्म रिलायबली एंड डिलीवर द करेक्ट अमाउंट ऑफ इंसुलिन टू काउंटरएक्ट द करंट लेवल ऑफ ब्लड शुगर। तो ये दो अगर हम देखें तो हमारे पास एक मेजर गोल हमारे पास इस सिस्टम का हो सकता है। मज़ीद अगर आपको इसमें इस केस स्टडी में कोई फंक्शनल रिक्वायरमेंट या मज़ीद कोई नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट या आपको दिखती है कि जो कि मज़ीद हो सकती है तो वो आप कमेंट्स में जो है वो साथ ही साथ डिस्कस कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप इसमें थोड़ा सा और गौर करें तो इसमें एक और रिक्वायरमेंट जो नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट हो सकती है वो ये कि यहाँ पे जो उसका जो रिस्पांस टाइम है वो भी कुछ हद तक मैटर करता है। तो कुछ हद तक आप कह सकते हैं कि हमें रिस्पांस टाइम पे भी फोकस करना है या फिर हमें मज़ीद इसकी अगर हम देखें तो एक दो और कोई नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट पे हम बात कर सकते हैं, मगर जो मेजर जो नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स थी वो हमने जो है वो डिस्कस कर ली। मगर मज़ीद भी हम इसमें देख सकते हैं कि कुछ और चीज़ें इसमें इन्वॉल्व हो सकती हैं। इसके अगर हम जैसे फ़िज़िकल साइज़ की भी अगर हम बात करें तो फ़िज़िकल साइज़ भी कुछ हद तक मैटर करता है। इसके अलावा इसकी जो पावर मैनेजमेंट है और ये तमाम चीज़ें अगर हम देखें तो ये चीज़ें जो है वो एक जो है वो कुछ हद तक इसमें सिस्टम में मैटर करती हैं। थर्ड केस स्टडी है हमारे पास वाइल्डरनेस वेदर स्टेशन। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, यहाँ पे हमारे पास केस स्टडी में बताया जा रहा है कि गवर्नमेंट ने जो है वो जो है डिफरेंट एरियाज़ में फॉरेस्ट वगैरह में जो है डिसाइड किया कि वहाँ पे डिफरेंट जो है वो वेदर स्टेशन जो है वो रिमोट एरियाज़ में लगाए जाएंगे ताकि जो है वो वेदर फोरकास्टिंग में हेल्पफुल साबित हो। तो यहाँ पे वेदर स्टेशन जो हैं वो तमाम डाटा जो है वो कलेक्ट करेंगे सेट ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स की मदद से। इसमें वो मेजर करेगा टेम्परेचर, मेजर करेगा प्रेशर, सनलाइन, रेनफॉल, विंड स्पीड एंड विंड डायरेक्शन। तो ये तमाम चीज़ें जो है ये जो है वो तमाम चीज़ें कर रहा होगा। तो यहाँ पे हम कुछ हाइलाइट्स इसके देख लेते हैं कि यहाँ पे अगर हम देखें तो 24 आवर पीरियड जो है उसकी अवेलेबिलिटी हमें चाहिए और ईच ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट इज़ कंट्रोल्ड बाय अ सॉफ्टवेयर सिस्टम दैट टेक्स पैरामीटर रीडिंग्स पीरियडिकली एंड मैनेज द डाटा कलेक्टेड फ्रॉम दी इंस्ट्रूमेंट्स। तो ये तमाम इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं ये कंट्रोल हो रहे होंगे किसी न किसी सॉफ्टवेयर सिस्टम की मदद से। मज़ीद अगर हम देखें तो ये हमारे पास कुछ पैकेज डायग्राम है। इस पैकेज डायग्राम में मज़ीद हमें पता लग रहा है कि हमारे पास जो वेदर स्टेशंस हैं वहाँ पे अगर हम देखें तो वेदर स्टेशन जो है वो किसी और सिस्टम से भी कनेक्टेड हैं जहाँ से ये स्टेशन मेंटेन हो रहा है, और उसके अलावा ये एक और जगह से जो है वो कनेक्टेड है जहाँ पे ये तमाम डाटा की जो है मैनेजमेंट हो रही है और इसकी आर्काइविंग हो रही है।
तो एक जगह से यहाँ पे हम रिमोटली जो है इन वेदर स्टेशंस को जो है वो हैंडल कर सकते हैं, और दूसरा हमने इसके डाटा को हम जो है अपने पास जो है वो मैनेज जो है वो ईज़िली कर सकते हैं, उसको आर्काइव कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो बेसिकली हमारे पास जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो द वेदर स्टेशन सिस्टम के आपके पास एक तो ये हो गया कि वेदर स्टेशन सिस्टम क्या कर रहा है, रिस्पॉन्सिबल फॉर कलेक्टिंग वेदर डाटा, ठीक है, तो ये वेदर डाटा जो है कलेक्ट कर रहा है। देन डाटा मैनेजमेंट आर्काइविंग, कलेक्ट डाटा फ्रॉम ऑल द वाइल्डनेस वेदर स्टेशन, तो सब जगह से जो है वो डाटा जो है वो कलेक्ट करके एंड कैरीज आउट प्रोसेसिंग एंड एनालिसिस एंड कार्विंग द डाटा, ठीक है, तो तमाम प्रोसेसिंग एनालिसिस करना और जो है वो डाटा को आर्काइव करना, ये एक दूसरा फीचर है। एंड देन जो डाटा मैनेजमेंट आर्काइविंग सिस्टम का जो काम है, और उसके अलावा जो स्टेशन मेंटेनेंस सिस्टम का जो काम होगा वो ये होगा कि सैटेलाइट की मदद से ये जितने भी वाइल्डनेस वेदर स्टेशंस हैं इनको जो है वो रिमोटली जो है वो कंट्रोल किया जा सकेगा, या फिर उसके अलावा उनको देखा जा सकेगा रिमोटली, और फिर उसके हिसाब से जो है वो प्रॉब्लम्स की रिपोर्ट जो है तैयार की जा सकेंगी, या फिर उनके ऊपर अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो ताकि उसको उनकी मेंटेनेंस से रिलेटेड कुछ काम हो सके, तो उसके हवाले से ये स्टेशन मेंटेनेंस सिस्टम जो है वो मौजूद है। फिर अगर हम देखें तो यहाँ पे एडिशनल जो सॉफ्टवेयर फंक्शनैलिटी है यहाँ पे क्या है कि मॉनिटर द इंस्ट्रूमेंट पावर एंड कम्युनिकेशन हार्डवेयर एंड रिपोर्ट फॉल्ट्स टू मैनेजमेंट सिस्टम, कि वो जो सैटेलाइट है उसके थ्रू हम जो है वो मुस्तकिल जो है इंस्ट्रूमेंट्स को मॉनिटर कर रहे होंगे, तो इसमें साथ साथ पावर और कम्युनिकेशन हार्डवेयर एंड तमाम चीज़ों को जो है वो देख के जो है वो मैनेजमेंट सिस्टम को जो है वो कोई भी अगर फॉल्ट वगैरह है तो वो मैनेजमेंट सिस्टम को जो है वो रिपोर्ट किया जाएगा। देन हमारे पास जो है वो सिस्टम पावर और ये तमाम बैटरीज वगैरह तमाम चीज़ें जो है वो मैनेज की जा रही होंगी, ठीक है, ताकि जो भी इन्वायरमेंटल कंडीशंस हैं उनसे जो है वो बचाया जा सके। और उसके अलावा सपोर्ट डायनेमिक रिकन्फिगरेशन वेयर पार्ट ऑफ द सिस्टम आर रिप्लेस्ड with new versions and where backup instruments are switched into the system in the event of failure, कि आपके पास अगर फॉर एग्जांपल कहीं पे जो आपने एक स्टेशन लगाया हुआ है वहाँ पे अगर वो कोई ख़राबी अगर एक जगह पे हो जाती है तो वहाँ पे फौरी तौर पे जो है वो सॉफ्टवेयर को जो है कहीं पे अगर लगा हुआ है वहाँ पे अगर ख़राबी हो जाती है तो फौरी तौर पे उसको रिप्लेस कर सकें, और डायनेमिक रिकन्फिगरेशन से के थ्रू जो है वो उनकी सपोर्ट जो है वो वहाँ पे होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे फौरी तौर पे आप जो है वो एक सिस्टम को जो है फौरी तौर पे रिप्लेस कर सकें। तो जैसा कि यहाँ से ज़ाहिर है कि हमारे पास जिस तरह से बताया जा रहा है कि आपके पास उस सॉफ्टवेयर का कोई पार्ट जो है वो रिप्लेस ईज़िली किया जा सके, तो यहाँ पे अगर हम देखें और डायनेमिक रिकन्फिगरेशन की बात हो रही है तो हम यहाँ पे कुछ हद तक कह सकते हैं कि यहाँ पे जो नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट जिस पे हमें फोकस करना है वो है मेंटेनेबिलिटी, कि हमें मेंटेनेबिलिटी को फोकस करना है, डायनेमिक रिकन्फिगरेशन के हिसाब से जो है वो देखना है, तो सॉफ्टवेयर को उसका आर्किटेक्चर उसी के हिसाब से जो है वो हमें डिज़ाइन करना होगा, ठीक है। तो हम अपने पास कोई ना कोई कॉमनैलिटीज़ बना के रख सकते हैं, या डिफरेंट आर्किटेक्चर की कुछ प्रैक्टिसेस को हम इस्तेमाल करते हुए काम जो है वो कर सकते हैं, या कोई भी हमारे पास जो डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं वो कोई भी डिफरेंट टेक्निक को हम आजमा के जो सॉफ्टवेयर के पार्ट के रिप्लेसमेंट की हमारे पास डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं, उन डिफरेंट टेक्निक्स में कोई सी भी टेक्निक यहाँ पे जो है वो अप्लाई की जा सकती है। तो यहाँ पे मज़ीद अगर हम देखें तो एक और चीज़ हमारे पास जो शुरू में कही गई थी कि अवेलेबिलिटी के हवाले से कि 24 आवर्स उसकी अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, तो हमारे पास अवेलेबिलिटी भी एक नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट है, या कुछ हद तक हम यहाँ पे कह सकते हैं कि रिलायबिलिटी भी हमारे पास जो है वो इसके अंदर एक नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट हो सकती है, कि जो जितने भी स्टेशंस हैं अगर वो रिलायबल काम नहीं करेंगे तो एक्यूरेट डाटा जो है वो नहीं मिल सकेगा। तो मज़ीद अगर आपको जो नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स इसकी स्टडी में से लग रही हैं तो मज़ीद आप जो है उसकी एक्सप्लेनेशन के साथ जो है आप कमेंट्स में डिस्कस कर सकते हैं। अब तक इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।